नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एग्ज़ाम हंटर टीम में। तो अभी जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 66 का, उसके ऑप्शनल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन क्या आया था और उसको कैसे लिखना था, कैसे आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। एक होता है नॉर्मल, एक होता है उससे कुछ ज़्यादा ला सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो था, ठीक है, व्हाट आर प्लेट टेक्टोनिक्स, हाउ डू प्लेट मूवमेंट्स ट्रांसफॉर्म द अर्थ क्रस्ट। मतलब प्लेट विवर्तनिक क्या है, प्लेट संचालन कैसे भूपटल में बदलाव लाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये हमारा फर्स्ट टेस्ट सीरीज का एक क्वेश्चन में ही था, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में था। ये गेस भी था, कोई भी गेस कर सकता है ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या किया था कि प्लेट कैसे ट्रांसफॉर्म होता है क्रस्ट में, ठीक है, मूवमेंट जो होता है तो कैसे अर्थ क्रस्ट बनाता है। तो इस पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो इसमें आपको करना क्या है, तो सब क्या करेंगे, 3 प्लेट को लिखा देंगे, कन्वर्जेंस प्लेट, डाइवर्जेंस प्लेट, ट्रांसफॉर्म प्लेट, वो तीनों दर्शाएंगे। लेकिन ये तो आपका नॉर्मल आंसर होगा। लेकिन इसमें ज़्यादा मार्क्स कैसे लाइएगा जानते हैं, जब आप ना 3 को लिखिएगा, जैसे 3 लेयर होता है ना, क्रस्ट मेंटल कोड दिखाइएगा। तो ये क्रस्ट कैसे बनता है, तो ऊपर जब प्लेट टकराता है तो वोल्केनो जब निकलता है, जिससे बसाल्टिक लावा निकलता है, तो वो पूरा फैल जाता है, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो पता अर्थ क्रस्ट भी 75% अर्थ क्रस्ट किससे बना हुआ है, हमारा सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। तो आप दिखाइए कि जब वो जो वोल्केनो निकलती है वही अर्थ क्रस्ट बाद में बनती है, ठीक है। तो वो अर्थ क्रस्ट फॉर्मेशन में कैसे प्लेट टेक्टोनिक का रोल है उसको आप लिंक करके दिखाइएगा, तो इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तीनों तो आपको दिखाना है कैसे कैसे टकराता है, लेकिन इसको ये एक्स्ट्रा जोड़िएगा, एक डायग्राम बनाइएगा अर्थ क्रस्ट का, ठीक है, तीनों का, तो एक्स्ट्रा इसमें मिलेगा आपको मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रंट्स एंड वेदर एसोसिएटेड विद देम। विभिन्न प्रकार के वातावरण और उनसे संबंधित मौसम का विवरण दे। तो देखिए इसमें फ्रंट के बारे में पूछा है, तो आपको टेम्परेट साइक्लोन वाला फ्रंट होता है, ठीक है। तो आप फ्रंट दिखाइएगा कि कैसे वातावरण बनता है, कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास जब टकराता है तो बनता है, तो उससे वेदर जो बनता है, किस प्रकार का आपका मौसम बनता है, तो आपको दोनों को लिंक करना है, ठीक है। जब आप दोनों का लिंक कीजिएगा, कब ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिससे गर्म हवा ऊपर होती है और ठंडी हवा नीचे होती है, तो किस प्रकार का बनता है। जब ठंडी हवा नीचे होती है और गर्म हवा ऊपर होती है तो किस प्रकार का होता है, और किस सिचुएशन में बारिश तेज़ होती है, किस सिचुएशन में, जैसे आपका इक्वेटर रीजन में बारिश तेज़ क्यों होता है और दूसरे जगह में बारिश क्यों कम होता है। तो ये फ्रंट से दर्शाइएगा। टेम्परेट रीजन में बनता है तो लंबा समय तक बारिश होती है। तो इस तरह से जब दोनों को लिंक करके दीजिएगा तो इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जिससे आपका दूसरा का बी क्वेश्चन में, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाउ डू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस साइकिल फंक्शन इन टेंडम। जल चक्र क्या है, इस चक्र के विभिन्न अब वह मिलके कैसे काम करता है। तो इसमें सिंपल है कि जल चक्र दिखाना है, कैसे घूमता है, इवेपोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडेंसेशन मिलके पूरा आपको जल चक्र को दिखा। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है 25 मार्क्स का, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। ये कॉमन आप लिख दीजिएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ओशन करेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द क्लाइमेट इम्पैक्ट्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड लेवल करेंट्स ऑफ कोस्टल एरिया। विश्व के प्रमुख महासागरीय धाराएँ कौन सी हैं, ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एलेबलोडेट द्वारा तटीय क्षेत्रों की जलवायु पर प्रभाव की तुलना और अंतर बताएं। तो देखिए इसमें क्या है, आपको ओशन करंट के बारे में पहले इसमें डायग्राम दीजिएगा, ठीक है। वर्ल्ड का मैप दिखाइएगा, उसमें डायग्राम दीजिएगा, ठीक है। और उसमें आप देखिएगा कि अटलांटिक ड्रिफ्ट और लेबलोडेट करंट स्पेशली उसको मेंशन कीजिए कि कहाँ से वो बहती है और कैसे वो कोस्टल एरिया को इफेक्ट करता है। पता है कि सबसे ज़्यादा आपका फिशिंग ग्राउंड भी होता है वहाँ पे, जब लेबलोडेट करंट के पास जो होता है ना, न्यू फाउंड बैंक जो बनता है, वहाँ फिशिंग ग्राउंड भी है। तो क्यों होती है, तो जब कोल्ड करंट और वार्म करंट टकराता है तो फिर वहाँ के मौसम भी सुधार करता है। कैसे मौसम में सुधार आता है, कैसे फिश के लिए अच्छा है, कैसे हमारे लिए इफेक्ट करता है, ये सबको आपको दिखाना है करंट के थ्रू, ठीक है। तो इसमें हर हाल में डायग्राम आपको देना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तीसरा के बी में आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इम्बैलेंस, डिस्कस द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। पारिस्थितिक का संतुलन और असंतुलन से आप क्या समझते हैं, भूमंडलीय पारिस्थितिक असंतुलन में योगदान देने वाले तत्वों का वर्णन करें। तो इसमें ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस के क्या समझते हैं, इम्बैलेंस से क्या समझते हैं। तो आपको ठीक है, इकोलॉजी का ये क्वेश्चन है, इकोसिस्टम वाला पार्ट से क्वेश्चन है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कैसे होता है, ये आपको फैक्टर, तो ये भी है, कैसे डिफॉरेस्टेशन होता है तो इम्बैलेंस होता है, कैसे हैबिटेट बढ़ रहा है तो कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन कर रहा है, कैसे एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर है, अलग अलग फैक्टर कैसे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस करता है, कैसे हम फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसमें आप थोड़ा बहुत इंटरनेशनल इनिशिएटिव और नेशनल इनिशिएटिव को दर्शाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। 4 का ए में आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइकोटोमी एंड ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी। भूगोल में विरोधाभास और द्वैतवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ड्यूअलिज्म और डाइकोटोमी हम डायरेक्ट टेस्ट सीरीज में इसको करवाए थे
कि ज्योग्राफी में ये दोनों चलता है, एक होता है कंट्रास्ट, एक होता है उसी का दो रूप होता है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है, एरियन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये अलग अलग रूप है। एक है कि एक ही का अलग अलग कंट्रास्ट, एक बोला नहीं ये होता है तो दूसरा बोला नहीं होता है, तो दो का अलग कंट्रास्ट हो गया जिसको कहते हैं डायकोटोमी, विरोधाभास। एक होता है कि नहीं उसी का दो प्रकार का अलग अलग रूप है, तो ये दोनों कैसे मतलब इससे क्या समझता है वो लिखना। जब इसमें लिखिएगा तो ना आपको राइटर का नाम देना होगा, ठीक है, कि अरब राइटर ने क्या बोला था, ग्रीक ने क्या बोला था, ठीक है, फ्रांस ने क्या बोला था, अलग इसको लिए ह्यूमन ज्योग्राफी का आपको राइटर के अनुसार करना पड़ेगा। इसमें डायग्राम भी दीजिएगा, जैसे इन्वायरमेंटलिज्म में कैसे डायकोटोमी को प्रूफ करते हैं, पॉसिबिलिज्म में कैसे करते हैं, इसको लिंक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द साइलेंट फ्यूचर ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी, व्यावहारिक ज्योग्राफी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसमें ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिहेवियरल ज्योग्राफी के बारे में बताएं कि कैसे हम बिहेवियरल ज्योग्राफी के थ्रू चेंज लाते हैं, इसका फीचर क्या है। एक होता है जैसे क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, एक होता है बिहेवियरल रिवोल्यूशन, एक होता है पूरा फैक्ट्स फिगर का यूज किया, एक होता है मेंटल मैप के थ्रू यूज किए, ठीक है। तो इसको बिहेवियरल ज्योग्राफी के बारे में लिखना है आपको, ठीक है। 5 का ये, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ ह्यूमन रेस इन द वर्ल्ड। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मानव नस्लों की विशेषता उनके भौगोलिक वितरण का वर्णन करें। बस आपका जो मानव रेस होते हैं जो टेलर ने बताया था, ठीक है, 5-6 प्रकार का, जैसे अमेरिका में किस प्रकार के रेस होते हैं, अफ्रीका में कैसे होते हैं, इंडिया में कैसे होते हैं, चाइना में अलग अलग कौन है, जैसे किसी के बाल कैसे होते हैं, किसी के चेहरे का स्किन कैसा होता है, किसी का आँख होता है। तो ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, हर का विशेषता आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द अर्बन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन द वर्ल्ड। विश्व में नगरीय फैलाव और वृद्धि से संबंधित कौन सी समस्याएं हैं। तो इसमें अर्बन एक्सपेंशन के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना होगा ना, वर्ल्ड का पूछा, इसीलिए आप वर्ल्ड का एग्जांपल जरूर दीजिएगा, ना कि पूरा इंडिया के ही भर दीजिएगा। वर्ल्ड के बारे में अर्बन एक्सपेंशन और ग्रोथ के बारे में प्रॉब्लम, जैसे आप चाइना में हुआ अर्बनाइजेशन तो क्या प्रॉब्लम आया, यूएसए में अर्बनाइजेशन है तो क्या भाई यूरोपियन कंट्री का क्या प्रॉब्लम हुआ, अफ्रीकन कंट्री का क्या हुआ, फिर इंडिया का क्या हुआ, फिर आपको इसके स्कीम के, ठीक है। तो स्कीम क्या क्या अर्बनाइजेशन है, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत डाटा भी याद होना चाहिए। जैसे इंडिया में 31% अर्बनाइजेशन है, तो जहाँ आपको यूरोपियन कंट्री कहीं 50% है, कहीं 70% है, तो आपको दिखाना पड़ेगा किसी अर्बन एरिया बनाने में। उसके साथ साथ आपको राइटर का नाम अगर दीजिएगा, अर्बन से जो राइटर हैं, ठीक है, तो राइटर का नाम दीजिएगा, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है। 6ठा का एम है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, व्हाट डू यू नीड इट फॉर द स्ट्रक्चरल गवर्नेंस ऑफ ए जियो कल्चरली डाइवर्सिफाइड कंट्री। संघवाद क्या है, भू सांस्कृतिक विशेषताओं वाले देश में सफलतापूर्वक शासन के लिए से आवश्यकता क्यों है। देखिए फेडरलिज्म है, एक तरह से पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, लेकिन ये ज्योग्राफी का में है, तो इसको फेडरलिज्म में आपको वर्ल्ड लेवल पर भी दिखाइएगा कि फेडरलिज्म, इंडिया का फेडरलिज्म, यूएसए का फेडरलिज्म, दोनों को दिखाएगा कैसे सक्सेसफुल गवर्नेंस में ज़रूरी है, मतलब पावर का डिवीजन कैसे होता है, ठीक है, और जियो कल्चरली फैक्टर कैसे इम्पेक्ट होता है, सबके लिए अलग होता है। जैसे इंडिया में है, अब असम में कैसे रूल करना है, यहाँ जैसा अभी मणिपुर में और असम में लड़ाई चल रही है, मिजोरम और असम में, ठीक है, तो क्यों लड़ाई चल रहा है, कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। तो अगर आप करेंट एग्जाम्पल से जोड़ के लिखते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बी में आते हैं 6 का, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ वेस्ली क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड इनटू द एग्रीकल्चर रीजन। विस्ली द्वारा विश्व के कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत करने का आधार क्या है। देखिए ये वो क्लासिफिकेशन पूछा है, ठीक है, राइटर का, विस्ली का, तो इसका जो 13 जो क्लासिफिकेशन किया है ना, आपको वो लिखना पड़ेगा। मेजर पूछा क्योंकि ये क्वेश्चन है 25 मार्क्स में। मेन पॉइंट किस, जैसे मेडिटेरियन रीजन का एग्रीकल्चर, इक्वेटोरियल रीजन का एग्रीकल्चर, इंटेंस एग्रीकल्चर, राइस वाला एग्रीकल्चर, वीट वाला एग्रीकल्चर, तो सबका अलग अलग करके आपको मैपिंग कर, इसमें 3-4 मैप बना सकते हैं, ठीक है। जितना मैपिंग इसमें बनाएगा जितना मार्क्स देगा, लेकिन 3 पेज में ही लिखना है, तो छोटे छोटे मैप आपको बनाना है, ठीक है। इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, मेन पॉइंट ये करना है कि 13 का 13 आप वो लिखना होगा, ठीक है। 7 का, व्हाट आर द मेन फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। अब देखिए आप सेक्शन 2 में आ गए जो इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है, इसमें 25 मार्क्स का मैक्सिमम रहेगा। इसमें आप सॉलिड मार्क्स बहुत ज़्यादा उठा सकते हो अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ जोड़ के लिखते हो करेंट इसमें, ठीक है। जिससे पहला 7 का ये, व्हाट आर द मेन फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब द डिफरेंट रीजन एंड रिलीफ फ्यूचर ऑफ हिमालय। भारत के प्रमुख भू प्राकृतिक खंडों कौन से हैं, हिमालय की विशेष श्रेणियों और धरातलीय कृतियों को वर्णन करें। ये तो एकदम कॉमन क्वेश्चन है, हमारा जो ज्योग्राफी का स्टार्ट किए थे तो यही पहला क्वेश्चन था, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जो कि कॉमन है। ये मेरा, ये किसी को भी टेस्ट सीरीज कीजिए, ये ना हम अपना बढ़ाएं क्योंकि मेरा से आ गया। ये कॉमन क्वेश्चन आप किसी से भी करेंगे तो ये क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। बस इसमें करना क्या है, तो हिमालय के बारे में पूछा है, तो हिमालय का जिससे ग्रेटर हिमालय होता है, हिमाचल होता है, शिवालिक को, तो डिफरेंट रेंज के बारे में छोटा छोटा पॉइंट लीजिए, क्या हाइट होता है, किस प्रकार का रॉक होता है, किस प्रकार का वेजिटेशन होता है, ये अलग अलग पॉइंट दर्शा के निकल जाना, ज़्यादा लंबा चौड़ने का ऐसा लिखें कि एक जानवर को तुरंत दिख जाए, उसको खोजना ना पड़े।
ये सब 25 मार्क्स से क्वेश्चन में ना पॉइंट वाइज में लिखे और डायग्राम के साथ, क्योंकि उससे अगर दिक्कत होगा तो कॉमन देख निकल जाएगा, अगर आपकी राइटिंग नहीं पड़ेगा तो एकदम लो दे देगा। इसीलिए इंडियन ज्योग्राफी में बहुत फ्लक्चुएशन होता है मार्क्स का। अब दूसरा क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में जनजातीय जनसंख्या के भौगोलिक वितरण का विवरण दें। तो देखिए इसमें ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में पूछा है तो वर्ल्ड मैप बनाइएगा, कहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन, जैसे एमपी में ठीक है सबसे ज़्यादा माना जाता है, लेकिन कहाँ परसेंटेज ज़्यादा है तो वहाँ का भी दर्शाइएगा, और क्या क्या प्रॉब्लम आता है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें से पूरे, तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दीजिएगा, क्यों कहीं ज़्यादा है, क्यों कहीं कम है, कैसे टाइप्स का कहीं बढ़ रहा है, कैसे वो हमसे छाट रहे, एलिनेशन हो रहा है, ये सब करके आप दिखाइए। इसमें थोड़ा डाटा भी आपको देना पड़ेगा, और इंडियन मैप तो एकदम जरूरी है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन इंडियन रूरल इकोनॉमी। अब देखिए एक तरह से ये एग्रीकल्चर टाइप का ही क्वेश्चन है, प्राइमरी टाइप का, कि पूछा है कि एनिमल हस्बेंड्री इंडियन रूरल इकोनॉमी। आपको पता है कि हम अभी मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया टॉप पे चल गया है, ठीक है, पता है सबसे ज़्यादा हम प्रोडक्शन भी करते हैं और कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो आपको एनिमल हस्बेंड्री का क्या सिग्निफिकेंस, तो आपको दिखाना होगा इकोनॉमी में हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, कितने जॉब है। रूरल इकोनॉमी का सबसे बड़ा साधन है, प्राइमरी जो सेक्टर कहते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा जॉब का साधन है ये, ठीक है। और ये हमारा सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यही कर रहा है, इकोनॉमी में भी, जॉब में भी, और एक तरह से कहिए कि इससे आपको एक्सपोर्ट करने में भी मिल्क का, ये तीनों काम करे तो आपको दिखाना पड़ेगा। एनिमल हस्बेंड्री मिल्क से नहीं, अलग अलग जैसे मीट वाला होता है, तो मीट के लिए तो एनिमल हस्बेंड्री ही आगे जाकर ना वो बनता है, अलग अलग जैसे मुर्गी पालन होता है, फिर आपको गाय का होता है, फिर बकरी का होता है, कहीं कहीं ऊँट का। तो एनिमल हस्बेंड्री में सिर्फ गाय ही नहीं दीजिएगा कि मिल्क 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 नहीं भरेगा, अलग अलग को ना जितना डाइवर्सिफाई कीजिएगा उतना मार्क्स मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, ठीक है। दूसरे आते हैं 8 का बी में, गिव एन अकाउंट ऑफ मेन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। भारत के वन आधारित मुख्य उद्योग तथा उनके भौगोलिक वितरण का वर्णन करें, ठीक है। देखिए कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया पूछा है, ठीक है, एंड देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जो जो इंडस्ट्री है फॉरेस्ट बेस्ड में उसको दिखेगा, कैसे कोई कोई इंडस्ट्री फॉरेस्ट पे चलता है, जैसे वुड पर है, कॉटन पे है, ठीक है, ऊनी पर है, कैसे कैसे फॉरेस्ट, जैसे पेपर इंडस्ट्री है तो पेपर किस पे चलता है, आप लकड़ी से ही तो पेपर बनते हैं, कई सॉफ्ट वुड होता है, हार्ड वुड होता है, तो अलग अलग रूरल बेस्ड जो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 9 का में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन कंस्ट्रक्शन रोड एंड मेंटेनेंस एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन की सड़क की वर्णन, इसमें नेशनल हाईवे NHAI के बारे में आपको लिखना है, कैसे कंस्ट्रक्शन करता है, कैसे इसमें आपको अलग अलग प्रकार के, जैसे अलग अलग BOT मॉडल होता है, PPP मॉडल होता है, अलग अलग प्रकार होता है, फिर कैसे कंस्ट्रक्शन मॉडल, कोई 30 साल के लीज देता है, 25 साल का लीज देता है, तो ये सब आपको दिखाना है, और थोड़ा सा करेंट भी जोड़ना है कि हम कौन कौन सा प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे का चला रहा है, ठीक है, और कैसे इसके मेंटेनेंस भी कर रहा है। जैसे अभी एक नया चलाया था जो कि हरित भारत संकल्प आया, तो वो भी NHAI का ही है। मेंटेनेंस के लिए क्या है कि फ़ोटो लेना है, फ़ोटो खींच के आपको अपलोड करना है प्लांटेशन के लिए, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं। बी में, वाई स्लम एरिया एक्सपेंडेड इन अर्बन सेंटर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 3 डिकेड्स, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द अर्बन इन्वायरमेंट। पिछले 3 दशक में भारत नगरों में गंदी बस्तियों का फैलाव किया हुआ है, नगरीय पर्यावरण से कैसे प्रभावित रहे हैं। तो इसमें स्लम एरियाज के बारे में आपको लिखना है कि अर्बन सेंटर में कैसे पड़ा है, मतलब कि स्लम, जैसे मुंबई का है स्लम, चेन्नई का स्लम है, बंगाल का स्लम, ये तीनों फेमस है, तो कैसे और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है स्लम का फैलने का कारण, और कैसे अर्बन इन्वायरमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। देखते हैं आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब बहुत सारा प्रदूषण, तो कहीं ना कहीं स्लम का रोल, जो गंदगी होता है, हम स्वच्छ भारत अभियान चलाएं या स्मार्ट सिटी चलाएं, तो इसमें कहीं ना कहीं रोक ये चल रहा है, जो हम अर्बन एरिया जो एक्सप्लेन कर रहा है स्लम, जिसको हम हटा भी नहीं पाते हैं क्योंकि मजबूरी हो जाती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है, तो क्या बहुत प्रकार से इकोनॉमिक प्रॉब्लम कर रहा है, सोशल प्रॉब्लम कर रहा है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना है मेनली इन्वायरमेंटल पर, ठीक है। तो इसमें एयर, वाटर सब कुछ से लिंक करके दीजिएगा, ठीक है। जब आप पूरा कंस्ट्रक्शन वे में नहीं बनाइएगा तो बहुत प्रकार के प्रॉब्लम आता है, उसको आपको दर्शाना है। 10 का ये में, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इंडिया। भारत में विकास स्तर में प्रादेशिक असमानता के मुख्य कारण क्या है। देखो इसमें रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में लिखा है डेवलपमेंट इंडिया का, तो रीजनल डिस्पैरिटी आपको इसमें क्या कीजिएगा कि अलग अलग डिस्पैरिटी है, जैसे मान लो पंजाब में अलग है, बिहार में अलग है, वहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है तो बिहार में भी होता है लेकिन कम होता है, कहीं पे अर्बन एरिया ज़्यादा है तो यहाँ अलग है, तो अलग इनकम कहीं डिस्पैरिटी है, तो कहीं अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम, कहीं एग्रीकल्चर का, तो अलग प्रकार के डिस्पैरिटी है। तो रीजनल डिस्पैरिटी नॉर्थ ईस्ट का अलग है, साउथ इंडिया का अलग है, नॉर्थ इंडिया का अलग है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, तो आपको कारण लिखना पड़ेगा, ओके। बी में,
डिस्कस द इन्वॉल्व इन द इंडो चाइना बॉर्डर। देखिए ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है, ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है, इस पे ना आप पूरा मार्क्स ले। अभी इंडिया चाइना का जितना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बॉर्डर वाला, 5 फिंगरप्रिंट वो वाला, फिर आप कहाँ कहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है, चाहे पिछले 2 साल में क्या हुआ, एकदम पॉइंट पॉइंट ये लिख लीजिएगा, इस पर पक्का मार्क्स मिलेगा। लेकिन डायग्राम इसमें 2 देना हुआ, एक इंडिया चाइना का दिखाएगा, एक वो बफर स्टॉप कैसे हमारे तिब्बत को कवर करते हुए बढ़ा, उसका 5 उंगली का निशान था, कैसे धीरे धीरे वो कब्जा कर रहा है, 2 स्टेप आगे बढ़ता है फिर 1 स्टेप पीछे बढ़ता है, वो कैसे उसका नीति है, हमने बॉर्डर कैसे डिसाइड कर रहा था शुरुआत में, थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख के आगे इसको कर दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन आपको बचा है, 11 और 12। What are the silent future of agriculture land use and cropping pattern in बिहार, एनालाइज द एग्रीकल्चर प्रॉब्लम। देखिए सबको बिहार का क्वेश्चन से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बिहार का क्वेश्चन को अगर ना सिर्फ बिहार का मैप याद रखें, अगर नहीं भी कुछ पता हो ना तो बिहार का मैपिंग से आप ना इंडियन ज्योग्राफी मजबूत है तो बिहार का क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन समझिए, एग्रीकल्चर लैंड यूज क्रॉपिंग पैटर्न इन बिहार। अगर आपको इंडिया का पता है क्रॉपिंग पैटर्न तो बिहार का भी बहुत हद तक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बिहार का नॉर्थ रीजन में क्या होता है, फ्लड, और साउथ रीजन में क्या होता है, ड्राउट होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड यूज और क्रॉपिंग पैटर्न, तो आपका नॉर्थ में क्या होगा, तो नहीं तो फ्लड होता है, जब फ्लड आता है तो आप क्रॉपिंग पैटर्न कैसे यूज कीजिए, जिससे धान का क्या होता है, गेहूं का कहाँ होता है, तो सूखे रीजन में गेहूं ज़्यादा उपजाते हैं, धान नॉर्दर्न रीजन में हम ज़्यादा उपजाते हैं, तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होता है फ्लड और ड्राउट का है। अब बिहार फ्लड टॉर्च से तो आप दिखाइएगा कि नदी के किनारे, फिर वेजिटेबल जैसे नालंदा रीजन में ज़्यादा होता है तो क्रॉपिंग पैटर्न वहाँ चेंज हो गया। तो हर रीजन का अकॉर्डिंग रेनफॉल, ये पीटी में भी है, पीटी से अगर लिंक कीजिएगा ना तो बिहार का आराम से, लेकिन इसमें करना क्या, बिहार का मैप दीजिएगा, रिवर का मैप दीजिएगा, नॉर्थ का क्रॉपिंग कहीं पैडी दिखा दीजिएगा, फिर मक्का वाला दिखा दीजिएगा, साउथ में आपको गेहूँ का दिखा देना होगा, बिहार का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको इंडिया का क्वेश्चन मालूम है इंडियन ज्योग्राफी तो आराम से कर सकते हैं, अगर नहीं भी तैयार है तो। 12 का ये नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका ये और भी, थ्रो 11 नंबर तो आपका हो गया है, थ्रो लाइट ऑन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस ऑफ बिहार। देखिए आप ये तो फिक्स था, एक एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएगा, एक इंडस्ट्री से आएगा, एक सर्विस सेक्टर से, लगभग फिक्स था। तो देखिए आपको एक एग्रीकल्चर पूछ दिया तो ये इंडस्ट्री पूछ दिया, बैकवर्डनेस ऑफ बिहार की इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री को प्रॉब्लम बता दीजिए, हमारा बैकवर्ड क्यों इंडस्ट्री है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बता दीजिए, फिर गवर्नेंस इशू को भी दिखाइएगा, फिर जो हमारे पुराने चीनी मिल थे कैसे बंद हो गया उसको प्रॉब्लम को दिखाइएगा, फिर इंडस्ट्री क्यों ने कोई सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि टैक्स लगती है, फिर कुछ रंगदारी टैक्स भी लगती है, फिर क्रॉपिंग पैटर्न भी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप करने में क्या प्रॉब्लम है, फिर लोन इशू वाला दिखा दीजिएगा, बैंकिंग वाला, इंडस्ट्री सेटअप में क्या क्या, फिर संसाधन का इशू भी दिखाएगा, जब झारखंड बटा तो बहुत सारे रिसोर्सेज कोल बेस्ड उधर चले गए, तो वो सब भी आपको दिखा दीजिएगा। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम मतलब इंडस्ट्री का क्या क्या, एग्रीकल्चर से भी लिंक करके, ट्रांसपोर्ट से भी लिंक करके, आपको क्रॉपिंग से भी लिंक करके इंडस्ट्री, क्योंकि तीनों प्रकार की इंडस्ट्री डिपेंड होता है। लेकिन ये 25 मार्क्स का ही तो पॉइंट पॉइंट लिखिएगा, हर का थोड़ा थोड़ा टच कीजिएगा मैपिंग के थ्रू। याद रखिएगा बिहार का हर क्वेश्चन में मैप डालिएगा कि एक जैसे शुगर, तो शुगर जैसे वाटसलीगंज में होता है नवादा एरिया में, अब जैसे नॉर्दर्न बिहार में शुगर बहुत ज़्यादा है लेकिन मिल बंद हो गया, तो कहाँ पर मिल बंद हुआ, कहाँ मिल था, अगर वो दर्शा देती है ना तो एग्जामिनर को आप अट्रैक्ट कर पाइएगा। 25 मार्क्स का, इसीलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टू द पॉइंट निकल जाना है। लास्ट क्वेश्चन, वाई बिहार कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द लिस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए अर्बनाइजेशन पर 3 क्वेश्चन पूछा, अगर कोई भी एक टॉपिक आप अच्छा से तैयार कर लेते तो अर्बनाइजेशन पर लिख जाए, बस बातों को केवल बदला है। इसमें क्या किया है, बिहार का पूछा है कि क्यों सबसे लिस्ट अर्बनाइज है, तो पहले तो आप डाटा दीजिएगा कि इंडिया जहां 31% अर्बनाइजेशन है वहीं बिहार के अर्बनाइजेशन का डाटा इकोनॉमिक सर्वे का आप डाटिएगा कि कितना % बिहार में अर्बनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद हम लिस्ट अर्बनाइज क्यों है, इसलिए क्योंकि हम मैक्सिमम हमारा जो वर्क है एग्रीकल्चर बेस है, जब हमारा वर्क ही एग्रीकल्चर बेस है तो अर्बनाइजेशन को हम बढ़ेंगे कैसे, जब इंडस्ट्री होगा तब ना अर्बन होता है, लोग जाते हैं वर्क की तलाश में ना, लोग जाते हैं या तो दिल्ली मुंबई भाग जाते हैं, पटना जाते हैं तो 2-3 के लिए, या तो पढ़ाई के लिए जाते हैं या तो हेल्थ के लिए जाते हैं, बस। तो मेन चीज़ को इसको कर दीजिएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, इस तरह से 12 क्वेश्चन का मेन आपको डिस्कस कर दिया, और बाकी हमारे टेस्ट सीरीज के थ्रू सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज कवर किया जाएगा, जो हम और मंगल सर मिलकर क्लास लेंगे। ओके, थैंक यू।